हेलो फ्रेंड, मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब फैमिली प्रीवियस एग्जाम पर। जैसा कि पता है, इस चैनल पर आपको किसी भी एग्जाम का प्रीवियस पेपर के साथ साथ में उसका टेस्ट सीरीज करवाया जाता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार अमीन का टेस्ट सीरीज। यहाँ पे हम बहुत सारे टेस्ट सीरीज बिहार अमीन का साथ साथ में प्रीवियस ईयर का पेपर करवा दिए हैं। तो जो दोस्त नहीं देखे हैं बाकी टेस्ट को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी वीडियो के साथ में इस टेस्ट के साथ साथ में बाकी टेस्ट का भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बाकी वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बिना समय गवाए लेके चलते हैं आज का पहला सवाल। और पहला सवाल आपके सामने होगा और यहाँ पे दिया हुआ है, पहला सवाल आपके सामने दिया हुआ है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था। अर्थात स्वयं को दूसरा सिकंदर, जिसे सिकंदर ए सानी कहा जाता है, कहने वाला सुल्तान कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था या खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होता है। चलते हैं लेके दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। तो गदर पार्टी का मुख्यालय आपकी बात किया जाए तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। तीसरा सवाल में पूछा है किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका सही जवाब आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से 1884 के बीच में था और 1881 ईस्वी में प्रथम उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहते हैं, द्वारा रीट को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा ना किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, तो यह कौन सा रीट कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे हम लोग मैंडेमस की रीट कहते हैं, परमादेश की रीट कहते हैं। यदि कोई प्राधिकारी कोई काम नहीं करता है तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उस काम को करवाने के लिए उसके लिए रीट जारी कर सकता है। तो कौन सा रीट होगा, तो परमादेश उसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 5वां नंबर सवाल में पूछा हुआ है राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के संबंधित जितने सारे मामले होते हैं या विवाद होते हैं तो यह भारत के उच्चतम न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 71A मतलब 71A के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों की जांच और विनिश्चय करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया फैसला जो होता है वो अंतिम फैसला होता है। आगे देखते हैं 6ठा नंबर सवाल। 6ठा नंबर सवाल पूछा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। तो किसी भी कारण के वश भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाअभियोग लगाया जा सकता है। यह विधि कहाँ से अपनाई गई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूएसए से अपनाई गई है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा 7वां नंबर सवाल। और 7वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है कि केंद्र मंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय की बात किया जाए तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विट्ठल भाई पटेल जो थे वो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे। आगे देखते हैं 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल आपके सामने दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है। तो भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कैग कहते हैं, कि नियुक्ति की अवधि कितनी होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या तो 65 मतलब 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो ये आयु उनके लिए होती है कैग के लिए। बात किया जाए 9 नंबर सवाल में तो यहाँ दिया हुआ है राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका सही जवाब आपके सामने होगा 9 का बी, 1/3 सदस्य
इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य के विधान परिषद की कुल संख्या के 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के द्वारा और 1/12 भाग सदस्य स्नातक के निर्वाचक मंडल के द्वारा और फिर से 1/12 सदस्य शिक्षकों के निर्वाचक मंडल के द्वारा और 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन लोगों से चुने जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, तथा शेष 1/6 सदस्य जो होंगे वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो ये बताता है आपके अनुच्छेद 171। 10वां नंबर सवाल में पूछा है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, ग्राम सभा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ विशेष प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है कि हमें सुमेलित करना है, साथ में फिर उसको कुट भाषा में सजाना है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि पहली कॉलम और दूसरी कॉलम, पहली सूची और दूसरी सूची में क्या दिया हुआ है, फिर हम लोग इसको सजा लेंगे और उसका कुट भाषा के अनुसार में उसका जवाब दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है जो पक्षी कभी घोंसला नहीं बनाती है, तो जो पक्षी कभी अपना घोंसला नहीं बनाती कौन सी पक्षी होती है, तो कोयल। तो पहले का तीसरा ऑप्शन सही हो, पी का तीसरा ऑप्शन सही होगा। वहीं पे बात करें दिया हुआ जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है, तो ये कौन सा जीव होती है, तो छिपकली। तो क्यू का पहला सही हो जाएगा। फिर आर में दिया है सबसे अधिक काल तक जीवित रहने वाला जीव कौन सा है, तो ये क्या है, व्हेल मछली जो होती है वो सबसे ज़्यादा समय तक जिंदा रहती है, जीवित रहती है। फिर एस में दिया है सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर कौन है, तो सबसे बुद्धिमान जानवर चिंपैंजी को माना गया है। इस तरह से पी क्यू आर दिया है, इधर 1 2 3 दिया है। तो यहाँ से जब हम कुट भाषा बनाएंगे, इसके लिए सुमेलित करेंगे, तो इसका सही जवाब आपके सामने हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे 11 का बी ऑप्शन जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पी का 3, क्यू का 1, आर का 4 और एस का 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने होगा और 12 में एक और कुट वाले सवाल को देखते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 12 नंबर सवाल में वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि यहाँ पे पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है। तो पोषण का राष्ट्रीय संस्थान की बात किया जाए तो यह हैदराबाद में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका सही जवाब पी का क्या हो जाएगा, 4। फिर आगे देखेंगे भारत का वन्य जीवन संस्थान कहाँ पे है, तो वन्य जीव संस्थान की बात किया जाए तो क्यू का देहरादून इसका सही जवाब हो जाएगा, तो क्यू का दूसरा। फिर आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है, तो ये जयपुर में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कहाँ पे है, तो ये पुणे में है। इस तरह से जब कुट भाषा में हम लोग इसे सजाएंगे तो यहाँ पे देखिए पी का 4, तो पी का 4 सिर्फ एक ही जगह पे आता है, वो भी क्या है आपके सामने, ऑप्शन डी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से, फिर हम लोग देखेंगे 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल पूछा हुआ है कि 13 ताली लोक नृत्य कहाँ की लोक नृत्य है। तो 13 ताली लोक नृत्य जो है आपका राजस्थान की एक लोक नृत्य है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आपके सामने दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा नहीं उत्पन्न होती है। तो वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी नहीं फैलती है या उत्पन्न होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया बीमारी जो है आपका बैक्टीरिया, जिसे हम लोग जीवाणु कहते हैं, जीवाणु के द्वारा फैलता है। ये बीमारी में क्या होता है, तो इस बीमारी में छोटी छोटी बूंदों एवं भोजन के द्वारा श्वसन तंत्र को संक्रमित करते हैं बैक्टीरिया, और इससे गले में तकलीफ होता है, बुखार का होना, उल्टी होना, सांस लेने में कठिनाई होना आदि समस्या उत्पन्न होती है। यह रोग डिप्थीरिया के नाम से जाना जाता है, जो जीवाणु के कारण होता है। आगे देखते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। तो निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली में है, और दिल्ली में निजामुद्दीन आजकल बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। आगे देखते हैं 16 नंबर सवाल में जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, तो जम्मू और कश्मीर में अवस्थित जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो। तो भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। तो भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल की बात किया जाए तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ठीक है, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट को हम लोग भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग 18 नंबर सवाल का। तो 18 नंबर सवाल आपके सामने होगा
और यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं। तो भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहते हैं क्योंकि यहाँ लगभग 77% क्षेत्र पर धान की फसल होती है। कितने प्रतिशत, ध्यान रखेंगे 77%। छत्तीसगढ़ के सिंचाई के 77% भाग पर सिर्फ धान की खेती होती है, इसलिए भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। आगे बात करेंगे हम लोग 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि कौन सा संघ क्षेत्र बालक बालिका अनुपात में सबसे निचले क्रम में है। तो ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, संघ क्षेत्र है जो बालक बालिका, ठीक है, लिंग अनुपात में सबसे निचले क्रम में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का ऑप्शन डी, दमन और दीव। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जितने सारे विकल्प आपके सामने दिए हुए थे उनमें से दमन और दीव का जो लिंग अनुपात है वो सबसे ज़्यादा कम है। आगे बात करते हैं 21 नंबर। 21 में दिया हुआ है कि धूमकेतु किसके चारों ओर परिक्रमण करते हैं। तो धूमकेतु की बात किया जाए तो धूमकेतु आपके सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करते हैं। अब बात आती है कि धूमकेतु होते क्या हैं। तो धूमकेतु सौरमंडल में पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे पिंड होते हैं, ठीक है, और ये इलिप्टिकल फॉर्म में परवलयकार और अंडाकार पथ से सूर्य के परिक्रमा करते रहते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग 21 नंबर का। 21 नंबर में दिया हुआ है कि विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होता है। तो विषुवत रेखा पर गुरुत्व, ग्रेविटी के कारण, जो आपके गुरुत्व के कारण अर्थात ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन, त्वरण का मान होता है वो क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का ऑप्शन ए, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम। मतलब पोल पर जो आपकी एक्सेलरेशन होता है उससे कम होता है आपके विषुवत रेखा पर त्वरण का मान। 22 नंबर सवाल में दिया हुआ है टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं। तो टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मृदु काष्ठ वृक्ष होते हैं टैगा वन में। टैगा वन प्रदेश में कौनधारी वृक्ष होते हैं। वनस्पति समुदाय के सर्वप्रमुख सदस्य है ये आपका कौनधारी वृक्ष। आगे बात करेंगे हम लोग 23 में पूछा हुआ है कि डोलोमाइट क्या होता है। तो डोलोमाइट क्या होता है। तो डोलोमाइट एक तरह का आपका औषधि चट्टानें होती हैं, औषधि सेल होती हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अब डोलोमाइट किससे बना होता है। तो डोलोमाइट एक कार्बोनेट खनिज है जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट से बना होता है। तो यह औषधि सेल या औषधि चट्टान का एक पार्ट होता है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल में दिया हुआ है काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। मतलब जो काले कपड़े होते हैं उसके संदर्भ में जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो शीतल या ठंडक क्यों होते हैं। इसका कारण एक ही होता है कि श्वेत वस्त्र जो होते हैं वो क्या करता है कि सूर्य से आने वाली जितने भी प्रकाश की किरणें होती हैं उनको परावर्तित कर देती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा। उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है उसे वे परावर्तित कर देती है या तो रिफ्लेक्ट कर देती है। वहीं पे काले वस्त्र उन प्रकाश किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस वजह से श्वेत वस्त्र के कल्पना में जो काले वस्त्र होते हैं वो गर्म होते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग 25 नंबर सवाल में। यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित में से डेटाबेस मैनेजमेंट का उदाहरण कौन सा है। तो डेटाबेस या मैनेजर लिखा गया है, यहाँ पे क्या होगा डेटाबेस मैनेजमेंट का उदाहरण क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक डेटाबेस मैनेजमेंट का उदाहरण है। ये सवाल कंप्यूटर से है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पैराडॉक्स कोरल कॉरपोरेशन को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। आगे देखते हैं 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल में पूछा है हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है। तो जो हरित क्रांति आपके जो आए थे, ग्रीन रिवोल्यूशन जो आया था वो मुख्य रूप से गेहूं और चावल फसल से संबंधित था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हुआ। और इसमें एरिया वाइज बात किया जाए तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ था। आगे बात करते हैं 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल में दिया हुआ है ग्रामीण भारत में सर्प की, सांप की कौन सी प्रजाति अधिक संकटपन्न में है। तो संकटपन्न में कौन सी सांप की प्रजाति है जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपके लिए 27 का ऑप्शन ए, ठीक है, रसेल वाइपर। रसेल वाइपर नामक जो सर्प की प्रजाति है वो अभी भारत में संकटापन्न में है, ठीक है।
उनकी जो प्रजातियां वो दिनों दिनों प्रति कम होती जा रही हैं। आगे देखेंगे 28 नंबर सवाल, और 28 नंबर सवाल आपके सामने होगा। तो 28 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने कि अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस से अभिप्राय है। तो अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग जो है आपको किससे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फसल की साझेदारी और कृषि कार्य के ठेके से समझौता करना, अर्थात बी और सी दोनों। तो अधिया और बटाई का प्रयोग हम लोग फसल की साझेदारी के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ठेके पे दिए गए जमीन से संबंधित होता है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे 29 नंबर सवाल में। यहाँ पे दिया हुआ है सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं। तो सिराजी और बसरा की बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा कबूतर। कबूतर की एक उत्तम प्रजातियां हैं, कौन सा, तो सिराजी और बसरा। ध्यान रखेंगे, यहां से भी सवाल कई बार पूछे गए हैं। 30 नंबर सवाल में दिया हुआ है भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है। तो सबसे सर्वाधिक और महत्वपूर्ण मिट्टी समूह की बात किया जाए तो जलोढ़ मिट्टी सबसे भारत के लिए महत्वपूर्ण और सर्वाधिक मिट्टी माना गया है, क्योंकि सबसे अधिक फसल जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी में ही होती है। तो 30 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये मिट्टी उर्वरता के दृष्टि से भी अच्छी होती है, इसमें पोटास की बहुलता होती है, मात्रा अधिक होती है। आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल आपके सामने है। यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। तो उत्तर पश्चिमी भाग बिहार राज्य का किसके द्वारा घिरा हुआ है, तो इसका सही जवाब आपके सामने होगा ऑप्शन ए, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के द्वारा घिरा हुआ है। सोमेश्वर पहाड़ी और दून पहाड़ी बाह्य हिमालय श्रेणी के भाग हैं, और जो बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग है वो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से ही घिरा हुआ है। 32 नंबर सवाल आपके सामने है। पूछा हुआ निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो बिहार में कौन सा ऐसा नहर प्रणाली है जिसके द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में सिंचाई होती है, इसका सही जवाब होगा त्रिवेणी नहर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। त्रिवेणी नहर से बिहार में सिंचाई बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है। यह नहर चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है या पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। आगे बात करेंगे 33 नंबर सवाल। यहाँ पे पूछा हुआ है बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम, जिसे हम लोग सिल्क कहते हैं, वस्त्र उत्पादक का केंद्र है। तो बिहार में रेशम के लिए वस्त्र उत्पादक केंद्र कौन सा है, तो इसका सही जवाब आपके सामने हो जाएगा 33 का ऑप्शन सी, भागलपुर। भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। इस शहर में लगभग 30,000 हथकरघा जिसे बुनकर कहते हैं। सिल्क उद्योग इस शहर में लगभग 200 साल पुराना है, इसलिए भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहते हैं। 34 नंबर सवाल में आपके सामने है निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग, ठीक है, कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो भारत में कौन सा स्थान है जहां पे वैगन एवं इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थित है, इसका सही जवाब आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन डी, मोकामा। और मोकामा कहाँ पे है, तो ये आपका बिहार में पड़ता है। आगे देखते हैं 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल है पूछा है निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। तो छपरा और गोपालगंज को कौन सा ऐसा राजमार्ग है जो जोड़ता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 31। ये छपरा और गोपालगंज को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। 36 नंबर सवाल आपके सामने होगा। 36 नंबर से हम लोग देखेंगे, यहाँ से 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे, तो आप घबराए नहीं, वीडियो को बिल्कुल 50 क्वेश्चन तक देखते रहें, जीके, जीएस और हिंदी, क्योंकि हिंदी में आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। रिजल्ट के लिए हिंदी बहुत ही आपका एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है, क्योंकि 15 क्वेश्चन होते हैं। आगे देखते हैं 36 नंबर सवाल में पूछा है भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे 4 अलंकार के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार की बात किया गया है, तो 36 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, ये आपका भ्रांति अलंकार का एक उदाहरण है। आपका 37 नंबर सवाल में यहाँ पे दिया हुआ है एक कहावत कही जाती है, उसी कहावत का एक पंक्ति लिया हुआ है यहाँ पे कि मन रिक्त स्थान तो कठौती में खाली जगह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा,
ये एक आपका लोकोक्ति का सही लाइन है। तो मन चंगा, यहाँ पे क्या भराएगा, चंगा, तो कठौती में गंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 37 का ऑप्शन और इसके अनुसार इसको हम लोग फिल कर लेंगे। कहाँ पे, मन चंगा कठौती में गंगा ऑप्शन हमें दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए चंगा और गंगा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल आपके सामने है। पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। तो अलंकार से भी कई बार सवाल हो जाते हैं, जैसा कि हम लोग पहले अलंकार से सवाल कर चुके हैं, और अब पूछा है उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण। तो 38 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। ठीक है, तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखते हैं 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल में दिया है आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ बताइए। तो आधा तीतर आधा बटेर एक मुहावरा है, उसका अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने 39 का ऑप्शन बी, बेमेल तथा बेढंगा होना का मुहावरा क्या बनता है, आधा तीतर आधा बटेर। आगे बात करेंगे हम लोग 40 में। 40 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है, या तो पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में कौन सा उचित लोकोक्ति का चयन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है, इसके लिए एक लोकोक्ति पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन डी, जर है तो नर है नहीं तो खंडहर है। इसका मतलब होता है पैसे से ही आदमी की इज्जत है। आगे देखते हैं हम लोग 41 नंबर सवाल। यहाँ पूछा हुआ है कि निम्न वाक्यों के विशेषण संबंधित वाक्य चुनिए। तो विशेषण संबंधित वाक्य चुनने की बात किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुनन्या अच्छा चित्र बनाती है। तो अच्छा क्या है, एक विशेषण है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हुआ। 42 नंबर सवाल आपके सामने पूछा हुआ है, और यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन शब्द कौन सा है। तो दिशा शब्द का बहुवचन क्या होता है, दिशाएं। जैसे कि पता है कि दिशाएं कितनी होती है, तो दिशाएं मुख्य रूप से 4 होती हैं। तो दिशा का बहुवचन क्या हो जाएगा, दिशाएं। आगे बात करेंगे 43 का, आषाढ़ एक दिन किसकी रचना है। तो आषाढ़ एक दिन किसकी रचना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने बात करेंगे तो आपका 43 का ऑप्शन डी, मोहन राकेश जी का एक रचना है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, इसके अलावा मोहन राकेश जी की रचना की बात किया जाए तो आषाढ़ का एक दिन, आधे अधेरे तथा लहरों के राजहंस इत्यादि जो है मोहन राकेश जी है। मोहन राकेश हिंदी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाटक लेखक तथा उपन्यासकार थे। आगे बात करते हैं हम लोग 54 का। तो 44 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छाटिए। तो अनुचित जोड़े को छाटिए, तो एक तरफ से आपको मुहावरा दिया हुआ है, उसका दूसरी तरफ से उसका अर्थ दिया हुआ है। तो अनुचित जोड़े की बात किया जाए तब 44 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, तूती बोलना। तूती बोलना का विरक्ति होना एक गलत अर्थ है। तो तूती बोलना का सही अर्थ क्या है, तो तूती बोलना का सही अर्थ आपके सामने होता है प्रभावशाली होना। तो ये जो जोड़े हैं वो अनुचित हैं। आगे देखते हैं 45 में दिया हुआ है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक अशुद्ध शब्द है, क्योंकि परमार्थ का शुद्ध रूप क्या है, परमार्थ। ठीक है, ये परमार्थ का शुद्ध शब्द है, बाकी ये जो लिखा हुआ वो गलत है वर्तनी की दृष्टि से। 46 की बात किया जाए तो दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है। फिर से अलंकार का ये तीसरा प्रश्न है, तीसरा समझ सकते हैं कि अलंकार आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका सही जवाब उपमा अलंकार है। आगे बात करते हैं हम लोग 47 का। तो 47 में दिया हुआ है विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को चुनिए। तो विलोम शब्दों के अनुचित जोड़ कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का सी। तो अनुचित जोड़े एक बार फिर से पूछा हुआ, अनुचित मतलब जो सुमेलित सही से नहीं है। शिष्ट का परशिष्ट जो जोड़ा है वो गलत है। शिष्ट का आपका विलोम शब्द जो होता है वो आपका परशिष्ट नहीं होता है बल्कि अशिष्ट होता है। तो शिष्ट का क्या हो जाएगा, अशिष्ट। तो ये जोड़ा जो है वो अनुचित जोड़ा है। आगे बात करेंगे 48 का। 48 में दिया हुआ है निज खाली जगह उन्नति यह सब खाली जगह को मूल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्तियां को पूर्ण किया जाए।
यहाँ पे पूर्ण करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 48 का बी ऑप्शन सही होगा कि निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति को मूल। तो ये इसका सही पंक्ति हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं 45 का। 45 में पूछा है पानी शब्द का बहुवचन क्या है। तो पानी हमेशा एक वचन में यूज करते हैं, तो पानी हमेशा एक वचन, सदा एक वचन होता है। आगे देखेंगे हम लोग 50 नंबर सवाल, और 50 नंबर सवाल में दिया हुआ है निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो समानार्थी शब्द का जोड़ा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कमल का जो समानार्थी शब्द है वो अंबु और आब नहीं होता है। तो कमल का समानार्थी शब्द है पंकज, नीरज, सरोज, अरविंद, जलज इत्यादि। तो ये जो जोड़ा था वो गलत जोड़ा था। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जीके, जीएस और हिंदी के। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। बाकी वीडियो में हम लोग मैथ का भी 25 क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में हम समय की अभाव के कारण नहीं बना पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी हम दूसरे टेस्ट सीरीज में पूरे 75 क्वेश्चन करवाए हैं, तो वहाँ से जाके आप मैथ का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नए वीडियो में।